देखें जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, कि अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन द सर्कुलर पाथ, कि किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या था? सिंपली ये था, एफ सी मीन सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये था एम वी स्क्वेयर बाय आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला था। और ठीक है, ये फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन सर्कुलर पाथ, टू कीप बॉडी या फिर एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख दें, इन सर्कुलर पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए, सर्कुलर पाथ में रखने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अच्छा, अब जब कार मूव कर रही होती है रोड पे, और किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे जब कार टर्न लेती है, तो वहां पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है कार के टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, वो फ्रिक्शन कार को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ज़रा फोर्स का कोई ओरिजिन होगा ना, कोई ओरिजिन होगा जहां से फोर्स ओरिजिनेट होगी, जहां से फोर्स निकलेगी, जहां से फोर्स पैदा होगी। कोई ना कोई तो ओरिजिन होता ही है हर फोर्स का। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन क्या होगा? जब कार सर्कुलर ट्रैक में टर्न लेती है, तो इसका ओरिजिन वो फ्रिक्शन होती है कि जो रोड और टायर्स के दरमियान मौजूद होती है। इसी तरह अगर अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व करती है, तो अब वहां पे अर्थ को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? तो वहां पे होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो अर्थ को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। बिल्कुल इसी तरह अगर मून अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करता है, तो अब अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो मून पे एक्ट कर रही है, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। इसी तरह वो देखा होगा आपने, अमूमन बच्चे वो क्या कहते हैं, पता नहीं उर्दू में उसको काठियां डाल रहे होते हैं, पंजाबी में तो यही बोलते हैं काठी। वो क्या होता है कि एक लेते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, और उस स्ट्रिंग के एक एंड पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट उसको बांध देते हैं। कोई पत्थर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सपोज करें पत्थर ही बांधा हुआ है। तो अब जब उसको वो रोटेट करवाते हैं, अब जब उसको घुमाते हैं, तो अब वहां पे उस पत्थर को कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है? तो वहां पे पत्थर पत्थर और आपके हाथ के दरमियान जो स्ट्रिंग मौजूद है, जो पत्थर और आपके हाथ के दरमियान कनेक्शन क्रिएट कर रही है, उस स्ट्रिंग की जो टेंशन है, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट ओरिजिन होते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने लिख दिया, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा, यहाँ तक तो ये चीज क्लियर होगी सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं किसको है। अब हम आते हैं इस फार्मूले की डेरिवेशन की तरफ। 9th क्लास में फार्मूला एज इट इज आपको लिख के दे दिया गया था, और सिर्फ एक एडिशनल चीज वहां पे लिखी हुई थी। वो एडिशनल चीज क्या लिखी थी? वो ऐसे लिखा हुआ था कि बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय सॉरी सेकंड लॉ, नॉट थर्ड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स किसके इक्वल होती है? फोर्स इक्वल होती है मैस इनटू एक्सेलरेशन। और जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे, तो हमने कहा था कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स है तो एफ सी आ जाएगा, और एक्सेलरेशन भी कौन सा हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ए सी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है, जाहिर सी बात है, जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रही है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए अगर उसकी वेलोसिटी, अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट भी है, तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए मुसलसल उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में वेरिएशन आ रही है। तो जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में वेरिएशन आएगी, डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसका मतलब है वेलोसिटी में वेरिएशन आएगी। और जब वेलोसिटी में वेरिएशन आएगी, तो वहां पे एक्सेलरेशन मौजूद होगा, भले वो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ही मूव कर रही हो। अब वो जो एक्सेलरेशन होता है, जो डायरेक्शन में चेंज की वजह से पैदा होता है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। और ये वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एसी। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसकी डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन तो होगी। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, ये हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ होगी। ऑब्जेक्ट जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, उस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर बनेगा, उस सेंटर की तरफ ही हमेशा इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। और जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सर्कल के सेंटर की तरफ होगी, तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन भी सर्कल के सेंटर की तरफ ही होगी। क्योंकि न्यूटन का
सेकंड लॉ कहता ही यही है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स प्रोड्यूस, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करती है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो अब जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कल के सेंटर की तरफ है, तो यकीनी तौर पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी सर्कल के सेंटर की तरफ ही है, इसीलिए एक्सेलरेशन सर्कल के सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो खैर ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमने लिखा था इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए। वहां पे छोटी सी एक डेरिवेशन थी ना होने के बराबर, बस वो डेरिवेशन नाम की थी, वो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। तो हमने पहले न्यूटन सेकंड लॉ लिखा था और फिर वहां पे एक चीज लिखी हुई थी, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी वो कांस्टेंट स्पीड है कि जिस कांस्टेंट स्पीड से वो कार या ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो कांस्टेंट स्पीड वी है, और आर जो है उसी सर्कल का रेडियस है जिस सर्कल में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। तो जब ऑब्जेक्ट की उस कांस्टेंट स्पीड को सर्कल के रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू जब यहां पुट की थी तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया था, जो कि ये बना एफ सी इज इक्वल टू एम एज इट इज लिखा, और ए सी की जगह ये लिख दिया था वी स्क्वायर बाय आर। तो ओवरऑल ये बन गया था एम वी स्क्वायर बाय आर। तो ये आपकी 9th क्लास में एक छोटी सी डेरिवेशन थी। अब हम आते हैं इसकी रियल डेरिवेशन की तरफ। रियल डेरिवेशन क्या है? खैर यही डेरिवेशन है रियल डेरिवेशन में। क्या यहाँ पे अब इजाफा किस चीज का हो जाएगा? 9th क्लास में ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था ये एज इट इज आपको वहां पे लिखा लिखाया दे दिया गया था। अब हमने एक्स्ट्रा काम यहाँ पे इस टॉपिक में क्या करना है, हमने इस फार्मूले की भी डेरिवेशन करनी है। ठीक है, 9th क्लास में फार्मूला एज इट इज आपको गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमने इस फार्मूले की डेरिवेशन करनी है। और जब फार्मूले की डेरिवेशन हो जाएगी, जब ये फार्मूला आ जाएगा, तो यही काम है सारा। ठीक हो गया? मतलब आज हम 9th क्लास में हमने यहां से शुरू किया था, आज हम इस स्टेप से भी पहले से शुरू करने वाले हैं। पहले हम ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। यहां तक कोई मसला? यस, नो सर। ओके। अब हम फिर आते हैं इस फार्मूले की डेरिवेशन की तरफ। देखें, मैं आपके सामने फिगर बनाता हूं, एक मिनट ठहर जाइए जरा। ओके, मैं आपके सामने पहले एक फिगर ड्रॉ करता हूं। तो ये एक सर्कुलर ट्रैक है। इस सर्कुलर ट्रैक में एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। इस सर्कुलर ट्रैक में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो है आर। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज आर। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पॉइंट पे है, और इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही होती है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग होती है। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो होगी टेंजेंट के अलोंग, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में। ठीक हो गया? और इस वेलोसिटी को मैं नाम दे देता हूं v1 का। v1 का नाम देने का मतलब यह है कि आगे जो अब दूसरी वेलोसिटी जो मैं चूज करूंगा दैट विल बी v2। और जब मैं डिफरेंट नाम दे रहा हूं तो इसका मतलब है ये दोनों वेलोसिटीज भी डिफरेंट होंगी। अब ये दोनों वेलोसिटीज क्यों डिफरेंट होंगी? हालांकि ऑब्जेक्ट तो कांस्टेंट स्पीड से इसमें मूव कर रही है सर्कल में। तो इसका जवाब अभी मैं दे चुका हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में जो वेरिएशन आ रही है, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो वेरिएशन आ रही है, तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में वेरिएशन आएगी तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसलिए दो डिफरेंट नाम देने पड़ेंगे। तो इस पॉइंट पे जब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है इसकी वेलोसिटी को मैंने नाम दे दिया v1 का। आगे एक दूसरा पॉइंट में सपोज कर लेता हूं, और उस दूसरे पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v2। इस पॉइंट को मैं a का नाम दे देता हूं। तो मैंने कह दिया पॉइंट a पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1, और ये दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पॉइंट b का। ठीक है, दैट इज पॉइंट b। और इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है दैट विल बी v2, और डायरेक्शन उसकी ये आ गई। ठीक हो गया? और वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो ये इसके ऊपर वेक्टर की नोटेशंस भी मैंने डाल दी। तो जैसे पॉइंट ए को सर्कल के सेंटर से मैंने ज्वाइन किया हुआ था, ये सर्कल का सेंटर है, तो जैसे पॉइंट ए को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया था, ऐसे ही मैं पॉइंट बी को भी सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देता हूं। तो ये पॉइंट बी को भी सर्कल के सेंटर से मैंने ज्वाइन कर दिया। और हमें पता है कि एक सर्कल के तमाम रेडियस इक्वल होते हैं, तो इस रेडियस को भी आर का नाम मैंने दे दिया। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम आते हैं, देखें जरा, यहां कहते हैं कि भाई ये दोनों वेलोसिटीज जो हैं v1 और v2, ये दोनों वेलोसिटीज जो हैं इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल होंगे। यानी v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड, ये दोनों मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? ये इस वजह से इक्वल होंगे क्योंकि मैं यही तो कह रहा हूं
कि ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसकी स्पीड मैंने कांस्टेंट रखी हुई है। ये चीज मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है उसको रखा हुआ है कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है इसको रखा हुआ है कांस्टेंट, और जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो होती है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड स्पीड कहा जाता है। तो जब स्पीड इस पूरे सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट है तो इसका मतलब है v1 वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड के इक्वल है, v2 का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड के इक्वल है, दैट बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल। और जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनको एक नया नाम दे देते हैं, वो नाम दे देते हैं v का, सिंपली v। ठीक है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं जिसको स्पीड कहा जा रहा है, और वो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, उसको मैंने नाम दे दिया v का, एंड दैट इज इक्वल टू स्पीड। तो पॉइंट ए पे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड और पॉइंट बी पे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड, ये दोनों की दोनों स्पीड्स जो हैं ये आपस में इक्वल हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इस टॉपिक में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहे सेंट्रीपिटल ही सही है तो एक्सेलरेशन ही ना। तो जब है एक्सेलरेशन ही तो हम एक्सेलरेशन की यहाँ पे इक्वेशन यूज कर लेते हैं जो कि हमें पहले से पता है। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? एक्सेलरेशन इक्वल होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक होगा। अब हम इस इक्वेशन में डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहां पुट कर देंगे। अब डेल्टा टी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? देखें, ऑब्जेक्ट ए से मूव करती हुई बी तक आई है, तो ए से बी तक आने में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है उस डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं टाइम से तो मुझे इस स्पीड v की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यही चीज मैं यहां पे लिखता हूं। मैं लिखता हूं कि स्पीड v जो है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, और a और b के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर्क की फॉर्म में है, वो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं है बल्कि एक सर्कुलर आर्क जो बनती है, यानी इस तरह का, इस फॉर्म में है। तो जब सर्कुलर आर्क की फॉर्म में है तो ए बी के ऊपर इस तरह स्ट्रेट लाइन नहीं मैं डालूंगा, ये गलत हो जाएगा, बल्कि एक आर्क डालूंगा लाइक दिस, इस तरह से ए बी आर्क डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और अगले स्टेप में मैं कहूंगा ये जो ए बी आर्क है इसको मैं नाम दे देता हूं डिस्टेंस का, दैट इज एस। तो ये लिखा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और यहां से अगर डेल्टा टी की वैल्यू मैं सेपरेट करूं तो डेल्टा टी की वैल्यू मेरे पास आएगी एस डिवाइडेड बाय वी। अब ये जो डेल्टा टी की वैल्यू आई है इसको मैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं, और मैं कहता हूं पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखें इक्वेशन 1 क्या बनेगी? इक्वेशन 1 बन गई डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी की जगह मैंने लिखा एस बाय वी, एस बाय वी, क्योंकि अगले स्टेप में ये जब वी ऊपर शिफ्ट होगा तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा वी इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय एस। ठीक हो गया। अब यहां से अगले स्टेप में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v इंटू डेल्टा वी बाय एस। ऐसा क्यों लिखा अभी आपको क्लियर हो जाता है मजीद जब हम अगले स्टेप्स करेंगे। यानी ये वाला जो v है इसे मैंने सेपरेट कर दिया और s को सिंपली सिर्फ और सिर्फ डेल्टा v से मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर। जी रज, आपको? सर यहाँ से एक दफा फिर समझा दें जहाँ से डेरिवेशन आपने की है वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करो। यहां से देखें, ये चीज तो समझ आ गई थी ना कि ये क्यों आपस में इक्वल है? यस सर, यहाँ से समझ आ गई। देखें, ये डेरिवेशन जब मैंने स्टार्ट की एक्सेलरेशन का मैंने जिक्र किया, एक्सेलरेशन की इक्वेशन से स्टार्ट लिया। क्यों? इसलिए कि मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा था कि हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो क्या होती है? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू जो 9th क्लास में डायरेक्टली लिखी थी, इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, और वो वैल्यू फिर हम यहाँ पे लाके पुट करेंगे। यानी ये वाली जो इक्वेशन है ना, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, बेसिकली ये वाली इक्वेशन हमने डिराइव करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जब जिक्र है तो हम फिर स्टार्ट कहां से करेंगे? एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से, एक्सेलरेशन की इक्वेशन से, क्योंकि हम एक्सेलरेशन ही तो फाइंड करना चाह रहे हैं। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही ना, तो जब एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन से हमने स्टार्ट लिया। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन आपके सामने मैंने लिख दी, अब इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। मुझे चाहिए डेल्टा टी की वैल्यू, यानी कितना टाइम लगा है ए से बी तक उसको आने में।
अब वो टाइम फाइंड करने के लिए मैंने वेलोसिटी वाले फार्मूले का सहारा लिया, और वेलोसिटी वाला फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां पे देखें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को मैंने लिखा ए बी, क्यों? इसलिए कि ए से लेके बी तक आने का जो डिस्टेंस है उसको फिर ए भी डिस्टेंस ही तो मैं कहूंगा, तो ये मैंने लिख दिया ए बी। और ऊपर स्ट्रेट लाइन की बजाय आर्क क्यों डाली? क्योंकि ये ए से बी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये सर्कुलर आर्क ही तो बन रही है, ये कोई स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस तो नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको ए बी आर्क की फॉर्म में लिखा। और यहां से अब अगले स्टेप में मैंने क्या लिखा? ए बी डिस्टेंस जो है उसे एस का नाम दे दिया, और जो डेल्टा टी है उसको ऐसे ही लिखा। अब डेल्टा टी की वैल्यू ही तो यहाँ पे पुट करने के लिए मुझे चाहिए थी, तो लिहाजा इस इक्वेशन से डेल्टा टी की वैल्यू सेपरेट की, और ये जो वैल्यू आई डेल्टा टी की एस बाई वी, वो इस इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दी, तो ये अब आपके सामने है। डेल्टा वी ऐसे ही लिखा और डेल्टा टी की जगह एस बाई वी, और रीअरेंज करके यहां तक मैंने इसको पहुंचा दिया। यस, एनी प्रॉब्लम नाउ? यस सर, क्लियर है। ओके, अब जरा मजीद आगे चलते हैं। देखें, अब हमें इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 3 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें चाहिए क्या? हम असल में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ए, जो कि अभी तक यहां तक पहुंच चुका है v इंटू डेल्टा वी बाई सी। अब देखें मजीद हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डेल्टा वी बाई एस। मजीद अब हमें वैल्यू चाहिए इस डेल्टा वी की। अब ये डेल्टा वी की वैल्यू किसी तरह अगर हमें मिल जाए तो डेल्टा वी की वैल्यू यहां पे पुट करके हम बड़ी आसानी से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला फाइंड कर लेंगे, जो कि ये होगा। ठीक है, तो डेल्टा वी की वैल्यू अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं, और अब डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड जब मैं करूंगा तो अब आपको सही तरह से 9/10 के उन फॉर्मूलों की, सॉरी 9/10 के उन थ्योरम्स की इंपॉर्टेंस का एहसास होगा, जो 9th क्लास के चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होते थे थ्योरम्स, और अप टू चैप्टर नंबर 16 थे, और 10th क्लास में आपको पता है चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट होते थे। वही थ्योरम्स जो हैं अब यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। थ्योरम तो नहीं हम पूरे का पूरा यहाँ पे उसकी कोई डेरिवेशन करेंगे, ऐसा नहीं है, उनके जो फाइनल रिजल्ट थे वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखें जरा, इक्वेशन नंबर 3 तक मैंने पहुंचा दिया। अब मैं आता हूं ये जो वेलोसिटीज थी v1 और v2 इनकी तरफ, वेक्टर फॉर्म में थी वेलोसिटीज v1 और v2। तो जब वेक्टर फॉर्म में है तो हमें पता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चैप्टर नंबर 2 में ये मैंने आपको ये बात बताई थी कि वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज किए बगैर वेक्टर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां भी मैं यही करने वाला हूं कि ये दोनों वेक्टर्स जो v1 और v2 वेक्टर्स हैं, इनकी डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ किए बगैर इनको मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने वाला हूं। इन वेक्टर्स को मैं उठाऊंगा, उठा के यहां पे रख के एक ट्रायंगल बनाऊंगा। ठीक है, और ट्रायंगल क्यों बनाऊंगा अभी आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है। तो पहले ये जो वेक्टर v1 है, इस वेक्टर v1 को मैंने उठाया और उठा के ये ला के रख दिया। देखें, ये वेक्टर v1, इसकी डायरेक्शन को, इसके मैग्नीट्यूड को, दोनों को चेंज किए बगैर, ना डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ करनी है ना मैग्नीट्यूड के साथ करनी है। ठीक है, यानी जिस साइज का वेक्टर है उसी साइज का वेक्टर यहां पे ड्रॉ करना है, और उसी डायरेक्शन का वेक्टर यहां पे ड्रॉ करना है। तो ये v1 जो वेक्टर था ये उठा के मैंने यहां पे रखा, ना इसकी डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ की ना इसके मैग्नीट्यूड के साथ की, और ये मैंने नाम दे दिया v1 का। ठीक होगा, मजीद आगे देखें। अब जो v2 वेक्टर है इसे भी यहां से मैंने उठाया, इसे भी उठाया और उठा के यहां पे ला के रख दिया, ना इसकी डायरेक्शन के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ की, ना इसके मैग्नीट्यूड के साथ मैंने किसी किस्म की छेड़छाड़ की। ये आ गया वेक्टर v2। ठीक है, अब यहां से अगर मैं डेल्टा वी फाइंड करना चाहता हूं, डेल्टा वी क्या मतलब, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं तो वेलोसिटीज ही ना, हैं तो ये वेलोसिटीज ही, शुरू में हम ये कह चुके हैं। तो जब ये वेलोसिटीज हैं, एक वेलोसिटी v1 जे आपके सामने है, दूसरी वेलोसिटी v2 जे आपके सामने है, तो अब अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं वेलोसिटी v1 से v2 की तरफ, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, v1 से v2 की तरफ, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी v1 थी। तो जब मैं वेक्टर ड्रॉ करूंगा वेलोसिटी v1 से v2 की तरफ, तो वो जो नया वेक्टर ड्रॉ होगा दैट विल गिव अस डेल्टा v, वो वेलोसिटी का चेंज प्रोवाइड करेगा हमें। तो ये मैं दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं जो कि वेलोसिटी v1 से v2 की तरफ डायरेक्टेड है। तो ये लें जी, ये वेलोसिटी v1 से v2 की तरफ डायरेक्टेड वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, एंड दैट इज डेल्टा v। जी, ये चीज समझ आई? असल में यही चीज समझने वाली है, बाकी और कुछ भी अब इसमें नहीं रहा। सर हाँ जी, मतलब इन दोनों जो वेलोसिटीज है इनका रिजल्टेंट डेल्टा वी होगा? एक मिनट, इनका रिजल्टेंट नहीं डेल्टा वी होगा, इनका डिफरेंस डेल्टा वी होगा, रिजल्टेंट डेल्टा वी नहीं होगा। रिजल्टेंट होता है ऐड करके जो आंसर आता है, वेक्टर्स को, वेक्टर की एडिशन से जो आंसर मिलता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। ये इनका रिजल्टेंट नहीं है बल्कि इनका डिफरेंस है।
अगर आपने रिजल्टेंट की बात करनी है ना, तो हेड टू टेल रूल जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो देखिए रिजल्टेंट क्या बनेगा। यस सर। ये बनेगा v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2। यहाँ पे v2 जो है वो v1 और डेल्टा v का रिजल्टेंट है। डेल्टा v जो है वो रिजल्टेंट नहीं है, वो इन दोनों का डिफरेंस है। समझ आई ये बात? ओके सर, यस सर, समझ आ गई है। अच्छा जी, बस अब जब ये ट्राइंगल बन गई, अब तो काम बहुत आसान हो गया। अब हम इनको नाम दे देते हैं, ये जो कॉर्नर्स जो बने हैं इन वेक्टर्स को ज्वाइन करने से, ये जो कॉर्नर्स बने हैं, इन कॉर्नर्स को मैं नाम दे देता हूं पी, क्यू और आर का। ठीक है, ये है कॉर्नर पी, ये है कॉर्नर क्यू, और ये लास्ट में जो है दैट इज कॉर्नर आर। अब देखें जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास बनी है, ट्राइंगल पी क्यू आर, और दूसरी ट्राइंगल ये थी हमारे पास जो कि थी ओ ए बी। वैसे ओ ए बी ट्राइंगल नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि ये ए बी जो है ये एक सर्कुलर ट्रैक बन रहा है। ये एक स्पेसिफिक केस में हमारे पास ट्राइंगल बनेगी। कब बनेगी? उस वक्त कि जब पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज हो। यहां पे बल्कि मैं लिख भी देता हूं कि ओ ए बी विल बी अ ट्राइंगल, will be a triangle if B is close to A। ठीक है, जब पॉइंट बी पॉइंट ए के क्लोज हो जाएगा तब ये ट्राइंगल बनेगी। अभी ये ट्राइंगल क्यों नहीं बन रही देखिएगा जरा, ये भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। ये तो इस तरह की एक फॉर्म बन रही है, ये तो आर्क वाली फॉर्म बन रही है, तो ये ट्राइंगल थोड़ी है। ट्राइंगल की तो तीनों साइडें स्ट्रेट होती हैं, तो अभी ये ट्राइंगल नहीं है। लेकिन जब पॉइंट बी जो है, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए है, लेकिन जब पॉइंट बी को पॉइंट ए के मैं बहुत क्लोज कर दूंगा, आप जरा देखें इस तरह की सिचुएशन बनेगी लाइक दिस। आप जरा देखें, अब ये जो आर्क बनेगी ये आर्क नहीं होगी बल्कि स्ट्रेट लाइन ही होगी, तो अब ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। समझ आ गई? इसीलिए मैंने लिखा कि ओ ए बी विल बी अ ट्राइंगल इफ बी इज क्लोज टू ए। सिर्फ क्लोज टू ए नहीं, इज वेरी क्लोज टू ए, इज वेरी क्लोज टू ए। कि जब पॉइंट बी जो है वो पॉइंट ए के बहुत क्लोज होगा, उस वक्त एक ट्राइंगल बनेगी। ये चीज समझ आ गई है? यस, चलूं आगे? यस सर। यस ओके, अच्छा अब मैं इसे मिटा रहा हूं बीच में से, क्योंकि जो चीज समझानी थी वो मैंने लिख भी दी और समझ भी आपको आ चुकी है। तो जब पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज होगा तो उस वक्त ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। अब ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, अब आप लोगों ने मुझे बताने कि यहां जो इन दोनों रेडियाई के दरमियान जो एंगल था, उस एंगल का नाम था थीटा। ठीक है, यानी ये दो रेडियस जो बन रहे थे, ओ ए रेडियस और ओ बी रेडियस, इन दोनों के दरमियान एंगल को हमने थीटा का नाम दिया हुआ था। जबकि ये जो ट्राइंगल बनी है ये इन वेलोसिटीज की वजह से बनी है, वेलोसिटी v1 और वेलोसिटी v2 की वजह से बनी है। अब आप लोग मुझे बताएं कि इन दोनों वेलोसिटीज के दरमियान ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, लगाएं दिमाग, लगाएं मैथमेटिक्स 9th-10th की, याद रखें। अब मैं वो अपनी स्टेटमेंट रिपीट करने लगा हूं जो मैं बार बार उधर बोलता रहूं थ्योरम्स करवाते हुए। एंगल बिटवीन टू लाइंस is equal to angle between their perpendicular lines। जी हमना कुछ याद आया? एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर लाइंस। याद आया नहीं आया? जी हमना, यस सर। तो फिर मुझे बताइए एंगल कितना होगा? ओफो, ये भी तो थीटा ही होगा। अल्लाह की बंदियों, ये भी तो थीटा ही होना है। अभी मैंने आपसे कहा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर लाइंस। मतलब ये कि ये मैं दो लाइनें यस ड्रॉ करता सर। हूं, ये देखें ये दो लाइनें मैंने आपके सामने ड्रॉ की। अब ये वाली जो लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके परपेंडिकुलर में ये लाइन ड्रॉ करता हूं। पहले देखें इन दोनों लाइंस के दरमियान, अपने दरमियान जो एंगल था वो थीटा था, ऐसे। ठीक है, इन दोनों ये ब्लू लाइंस के दरमियान जो एंगल था वो थीटा था। अब ये जो ग्रीन कलर में मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन है। इसी तरह एक दूसरी लाइन में ड्रॉ करता हूं ऊपर वाली ब्लू लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगी, लाइक दिस, ये रेड कलर की जो लाइन है। अब ये जो एंगल बन रहा है इस ब्लू और सॉरी इस ग्रीन और रेड के दरमियान, ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन लाइन जो है ये इस वाली ब्लू के परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो रेड लाइन है ये इस वाली ब्लू के परपेंडिकुलर है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर लाइंस। तो यही चीज अब यहां पे अप्लाई करें। देखें जरा, यहां पे थीटा एंगल किस किस के दरमियान है? ओ ए और ओ बी के दरमियान।
तो अब ओ ए के परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी v1 है, ओ बी के परपेंडिकुलर वेलोसिटी v2 है। तो जब ओ ए ओ बी के दरमियान एंगल थीटा है तो v1 v2 के दरमियान भी तो थीटा ही होना है। अब भाई समझ? हाँ जी यस सर, आ गया। जी रजाब को। यस सर, क्लियर है। ओके, फिर मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब जरा देखें, यहां पे मैंने लिख दिया आपके सामने कि यहां पे आपके सामने मैंने लिख दिया कि ओ ए बी उसका ट्रायंगल होगी जब पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज होगा। अब हो गया पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज, तो लिहाजा ओ ए बी जो है वो भी एक ट्रायंगल बन गई। अब यहाँ पे हम ये भी कह चुके हैं कि ये दोनों के दरमियान एंगल भी थीटा है, दोनों के दरमियान एंगल भी सेम है। और यहाँ पे ये चीज भी क्लियर है कि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। किस तरह आइसोसेलेस हैं? आइसोसेलेस वो होती है जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं, तो ये दोनों आइसोसेलेस हैं। ये तो आइसोसेलेस बड़े वाजे तौर पे नजर आ रही है, क्योंकि इसकी एक साइड है ओ ए जो कि रेडियस है, इसकी एक साइड है ओ बी वो भी रेडियस है, तो लिहाजा ये तो आइसोसेलेस बन गई। ये किस तरह आइसोसेलेस है? ये इस तरह आइसोसेलेस है कि स्टार्ट में हम कह जो चुके हैं कि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो जब v1 v2 और v1 इनके मैग्नीट्यूड्स जब इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनी है ना बनी? क्या ख्याल है? यस सर। ये चीज मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक हो गया? अच्छा, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई और इन दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के दरमियान बनने वाले एंगल्स भी इक्वल हैं, तो अब याद रखें ये थ्योरम 9th क्लास का, कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं अगर उनके दरमियान बनने वाले, अगर उनकी इक्वल साइड्स के दरमियान बनने वाले एंगल्स भी इक्वल हों। ठीक है, ये चीज मैं यहां पे लिखता हूं कि ट्रायंगल ट्रायंगल ओ ए बी एंड triangle PQR are isosceles and angle between their equal arms are equal. Angle between their equal arms are equal. और वो इक्वल एंगल कौन सा है? वो इक्वल एंगल है थीटा, कि जो इनकी इक्वल आर्म्स हैं, यानी इसकी जो दो इक्वल आर्म्स ओ ए और ओ बी हैं, इनके दरमियान बनने वाला एंगल, और इसकी जो दो इक्वल आर्म्स हैं यानी v1 मैग्नीट्यूड और v2 मैग्नीट्यूड, इनके दरमियान बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। एंगल्स भी इनके इक्वल आर्म्स के दरमियान इक्वल हैं और ये दोनों आइसोसेलेस भी हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों फिर ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स होंगी। सो दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, सो दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। और फिर ये 9th क्लास के चैप्टर नंबर 14 का थ्योरम था ये, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। ये चैप्टर 14 का थ्योरम था, अब नंबर मुझे याद नहीं है, आई थिंक मेरा ख्याल है फर्स्ट थ्योरम ही था। बहरहाल 4 ही तो थ्योरम थे उसके, जो भी हुआ देख लीजिएगा स्टेटमेंट उसकी, कि अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाएं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। ये चीज भी मैं लिख देता हूं, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर then their corresponding sides are proportional। प्रोपोर्शनल लिखने की जगह ही बाकी नहीं बची, ये आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, आर प्रोपोर्शनल। अब चलें इधर ही लिख देता हूं, आर प्रोपोर्शनल, then their corresponding sides are proportional। चलें PROP लिख दिया, प्रोपोर्शनल। यहां तक लें स्क्रीनशॉट, फिर मैं यहां से मिटा के इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। हाँ जी, हो गया जी, हो गया। यस सर।
ओके, अब मैं यहां से मिटा रहा हूं। देखें जी, फिर बेसिकली हम इस फार्मूले तक पहुंचना चाह रहे हैं, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये माइंड में रखिएगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कह दिया कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। अब साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, वो भी दो अलग से मैं ट्राइंगल्स बना के पहले आपको साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी एक दफा फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, हालांकि पढ़ी हुई है आपने, लेकिन फिर भी रिकॉल करवा देता हूँ। देखें, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक दूसरी ट्राइंगल है, साइज में थोड़ी बड़ी ड्रॉ कर देता हूँ, पी क्यू आर। अब अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो ये इनकी साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, हम कहेंगे दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये चीज मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो देयर corresponding sides are proportional। क्या मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होने का, करस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होने का यह मतलब है कि मैं कह सकता हूं कि ए बी ओवर बी सी, ए बी ओवर बी सी विल बी इक्वल टू, ए बी ओवर बी सी, मैग्नीट्यूड्स भी डाल देता हूं, विल बी इक्वल टू, देखें यहाँ पे ए बी साइड लिया ना, तो अब दूसरी ट्राइंगल में ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी बन रही है, वो बन रही है पी क्यू, तो यहाँ पे भी पी क्यू को मैं ऊपर लिखूंगा डिवाइडेड बाय, ऐसे ही दूसरी साइड मैंने बी सी सेलेक्ट की हुई है, ये देखें बी सी, तो दूसरी साइड बी सी सेलेक्ट की है, तो इस ट्राइंगल की बी सी के करस्पॉन्डिंग है क्यू आर, सो ये मैंने लिख दिया क्यू आर। इस तरह कोई सी भी दो साइडें आप उठा सकते हैं, मैंने तो ये दोनों ली ना, ये और ये, आप कोई सी भी दो उठा लें। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, ये इसका मतलब है। अब वहां पे भी हमने प्रूव कर दिया ना कि ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल पी क्यू आर ये आपस में सिमिलर हैं, तो जब ये आपस में सिमिलर हैं तो इनकी भी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक हो गया, यहां तक समझ आई, कोई मसला तो नहीं है इसमें? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर। ओके, अब जरा देखें यहां पे, अब मैंने कौन सी दो साइडें उठानी है, ओके, यहां पे अब मैंने कौन सी दो साइडें उठानी है, देखिए अब मैं V1 और V2 दोनों को एट अ टाइम नहीं उठा सकता, वजह उसकी ये है कि मैं इस फार्मूले में डेल्टा V की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं, और उसी के लिए तो ये सारा तरद्दुद मैंने किया है। तो अगर मैं एट अ टाइम V2 और V1 इकट्ठी उठा लेता हूं तो डेल्टा V तो गया ना, फिर मुझे ऐसा कुछ करने की क्या जरूरत है, इसलिए अब मेरी मजबूरी है कि एक साइड जो है वो डेल्टा V वाली में उठाऊंगा, तभी जाके मैं यहां से डेल्टा V की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो लिहाजा मैं कह देता हूं कि डेल्टा V ओवर V1 का मैग्नीट्यूड, डेल्टा V ओवर V1 का मैग्नीट्यूड, आप चाहें तो V2 का मैग्नीट्यूड लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिखा डेल्टा V ओवर V1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि यहां पे अगर डेल्टा V है तो इस ट्राइंगल में डेल्टा V के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड बन रही है? यस, ओ क्यू, कौन सी? ओ ए बी, क्यू है, नो, ए बी, बिल्कुल ए बी साइड बन रही है। क्यों? वजह यह है कि यहाँ पे देखें V1 और V2 इक्वल हैं, तो यहाँ पे इक्वल फिर ये दोनों OA और OB है ना, वहां पे अगर V1 V2 इक्वल हैं तो यहाँ पे OA और OB आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए बाकी साइड अगर यहाँ पे डेल्टा V बची है तो यहाँ पे बाकी साइड AB साइड बची है, तो इसलिए जो है डेल्टा V के करस्पॉन्डिंग AB साइड है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AB साइड। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखें V1 के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, अब V1 के करस्पॉन्डिंग अब कोई सी भी साइड लिख दें क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल हैं, जैसे वहां पे V1 और V2 इक्वल है तो यहाँ पे भी इसी तरह OA और OB आपस में इक्वल है। खैर V1 के करस्पॉन्डिंग OA साइड है क्योंकि V1 जो है वो यहाँ पे OA रेडियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो इसलिए V1 के करस्पॉन्डिंग है OA, सो ये मैंने आपके सामने लिख दिया OA। ठीक हो गया जी, बस अब वैल्यूज पुट कर दें। नाउ डेल्टा V ओवर V1 की वैल्यू क्या है, ये मैंने लिखा है V1 का मैग्नीट्यूड V के इक्वल है, सो ये मैंने लिखा डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस को मैं पहले ही क्या कह चुका हूं, S का नाम दे चुका हूं। ठीक है, तो ये मैंने कह दिया S, और आगे मैंने कंडीशन यहीं पे लगा दी थी कि ट्राइंगल बनेगी तब कि जब बी ए के क्लोज होगा,
तो जब बी ए के क्लोज होगा तो उस सूरत में फिर ये ए बी आर्क ऑटोमेटिकली ए बी डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे चले मैं मजीद ऐसे भी कर देता हूँ कि ए बी आर्क जो है वो ए बी डिस्टेंस के इक्वल है, डिवाइडेड बाय ओ ए ऐसे ही लिखा। और अगले स्टेप में फिर मैंने डेल्टा वी ओवर इस V1 की जगह V लिख दिया, ए बी डिस्टेंस की जगह S लिख दिया, और ओ ए जो है वो इसका रेडियस है, सो इसकी जगह मैंने R लिख दिया। और यहां से मैंने डेल्टा V की वैल्यू सेपरेट की तो बन गया VS/R। यस, यहां तक कोई मसला? जल्दी से बताएं, 2 मिनट रह गए मीटिंग में खत्म करने से पहले। नो सर। ओके, बस अब वो वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देता हूं। इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 4 का, और मैं कहता हूं पुट 4 इन 3। तो 3 क्या बनेगी? वो बनेगी A इज इक्वल टू V, ऐसे ही लिखा, डॉट डेल्टा V। डेल्टा V जो है V डिवाइडेड बाई S को ऐसे ही लिखा, और डेल्टा V की जगह मैंने क्या लिख दिया? डेल्टा V की जगह ये वैल्यू लिख दी जो कि है VS/R। ठीक हो गया। आखिर में अब ये दोनों S और S तो हो गए कैंसल, और बाकी जो बचा हमारे पास, ये दोनों S हो गए कैंसल, और बाकी क्या बचा हमारे पास? बाकी बचा A इज इक्वल टू V²/R, और यही है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक, वो स्टार्ट में जो सारा कुछ बता चुका हूं, न्यूटन सॉरी थर्ड बार मैं कह रहा हूं, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F किसके इक्वल होता है? वो होता है MA के इक्वल, और जब FC होगा तो MAC हो जाएगा। और जब वैल्यू AC ये जो हमने फाइंड कर रखी है यहां पुट करेंगे तो हमें हमारी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा जो कि है mv²/r, एंड दैट्स ऑल। यस, एनी प्रॉब्लम नाउ?